अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर फिजिक्स न्यू बुक चैप्टर 13 थर्मल फिजिक्स का टॉपिक नंबर 1 ब्राउनियन मोशन। What is the Brownian motion? It is the random and irregular motion of molecules in a gas. ये गैस के मॉलिक्यूल्स की रैंडम और इरेगुलर मोशन होती है, यानी बेतरतीब मोशन जिसकी कोई पर्टिकुलर या स्पेसिफिक डायरेक्शन नहीं होती। 1827 में एक बॉटनिस्ट प्लांट पे काम करने वाले साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व किया कि प्लांट के पोलन ग्रेन्स को जब पानी में मिक्स करके माइक्रोस्कोप के अंदर देखा जाए तो पोलन ग्रेन्स के अंदर मौजूद छोटे छोटे ज़र्रात इधर उधर जिग जैग रैंडम एक बेतरतीब मोशन परफॉर्म करते हैं। अब चूंकि उस ज़माने में माइक्रोस्कोप्स बहुत हाई क्वालिटी के नहीं थे तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ये पोलन ग्रेन के अंदर मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स बिल्कुल डस्ट की तरह हैं, तो उन्होंने उन पार्टिकल्स को डस्ट लाइक पार्टिकल्स का नाम दे दिया। In 1827, Robert Brown, a botanist, observed under a microscope that tiny plant pollen grains suspended in water moved randomly. These particles were identified as dust particles. अच्छा, अब उस वक्त उनके जहन में यह भी ख्याल आया कि चूंकि पोलन ग्रेन ये प्लांट का पार्ट है, प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स, सो दीज आर आल्सो लिविंग पार्टिकल्स, ये लिविंग एंटिटीज हैं, इनमें जिंदगी मौजूद है, इसलिए शायद ये यहाँ पे खुद ब खुद हरकत कर रही हैं। इस आइडिया को कंफर्म करने के लिए उन्होंने फिर रियल डस्ट पार्टिकल्स लिए, पत्थर को पीस कर पत्थर का पाउडर, कोयले का पाउडर, इसी तरह कलर पाउडर लेकर पानी में जब उन्होंने मिक्स करके देखा माइक्रोस्कोप के अंदर तो दोबारा से वही मोशन उनको नजर आई। तो यहाँ से उनको प्रूव हुआ कि एक्चुअली इस मोशन का ताल्लुक लाइफ से नहीं है, लिविंग या नॉन लिविंग थिंग्स की बात नहीं है। ये पार्टिकल्स जो खुद ब खुद मूव कर रहे हैं इसका ताल्लुक किसी और चीज़ से है, लेकिन उस वक्त इसकी रीज़न उनको समझ नहीं आई। इस रैंडम और जिग जैग मोशन को उन्होंने ब्राउनियन मोशन का नाम दे दिया। सो याद रखिएगा एमसीक्यूज़ के लिहाज से 1827 में रॉबर्ट ब्राउन आए, किया क्या, माइक्रोस्कोपिक ऑब्जर्वेशन, और वो क्या थी, रैंडम मोशन ऑफ सस्पेंडेड पार्टिकल्स इन वाटर। एक्चुअली यहाँ पे हो क्या रहा है, कंसीडर करें कि ये हमारे पास पोलन का या डस्ट का एक पार्टिकल है, इसको हमने वाटर में सस्पेंड कर दिया है, इसके इर्द गिर्द वाटर मॉलिक्यूल्स हैं। पोलन के पार्टिकल के लिहाज से इन वाटर मॉलिक्यूल्स का साइज बहुत ज़्यादा छोटा है। दीज आर इनविजिबल वाटर मॉलिक्यूल्स विच आर इन कॉन्टिन्यूस मोशन, यानी माइक्रोस्कोप के अंदर भी ये वाटर के मॉलिक्यूल्स हमें नज़र नहीं आ रहे। ये कर क्या रहे हैं, ये वाटर के मॉलिक्यूल्स इस सस्पेंडेड पार्टिकल को हर डायरेक्शन से हिट कर रहे हैं, कोलाइड कर रहे हैं, लेकिन ये कोलिजन्स बिल्कुल बराबर नहीं है, किसी जगह से ज़्यादा और किसी डायरेक्शन से कम, डिफरेंट डायरेक्शंस में डिफरेंट टाइम में आके हिट कर रहे हैं, जिसकी वजह से ये सस्पेंडेड पार्टिकल हमारे पास इरेगुलर और रैंडम मोशन परफॉर्म कर रहा है। नाउ व्हाट डिड द ऑब्जर्वेशन रिवील? The random movement was later proved to be one of the effects of molecular motion. यानी ये जो random movement थी कुछ अरसे बाद, तकरीबन 80 साल के बाद पता चला कि ये तो पानी के मॉलिक्यूल्स की मूवमेंट का एक इफेक्ट है। Why does the particle move randomly? सवाल जो पैदा होता है, पार्टिकल ने रैंडमली क्यों मूव किया? अभी मैंने आपको बताया, because surrounding molecules are continuously moving and collide with the suspended particle from different directions. तो की आइडिया क्या था? Invisible molecular motion of water molecules. Then वो वाटर मॉलिक्यूल्स जाके कोलाइड कर रहे हैं, किसके साथ? सस्पेंडेड पार्टिकल के साथ, और इस कोलिजन के नतीजे में इरेगुलर पार्टिकुलर मोशन हो रही है और इसी को हम ब्राउनियन मोशन का नाम देते हैं। तब यहाँ पे हमारे जहन में एक सवाल आता है कि इफ मॉलिक्यूल्स आर इनविजिबल, अगर हमें वाटर के मॉलिक्यूल्स नज़र ही नहीं आते, हाउ कैन वी ऑब्जर्व देयर मोशन? तो हम इनके मोशन को कैसे ऑब्जर्व करते हैं? तो इसका सिंपल सा जवाब है कि ब्राउनियन मोशन एक्चुअली प्रोवाइड्स द विजिबल एविडेंस ऑफ माइक्रोस्कोपिक मॉलिक्यूलर मोशन। वाटर के मॉलिक्यूल्स बजाते खुद तो नज़र नहीं आते, लेकिन वो किसी छोटे पार्टिकल से जाकर टकराते हैं, वो पार्टिकल इरेगुलर मोशन परफॉर्म करने लगता है, जिसको ब्राउनियन मोशन कहते हैं। सो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स के होने का सबूत है। Why does ब्राउनियन मोशन हैपन? ब्राउनियन मोशन होती क्यों है, इसके रीजंस क्या हैं? तो पहला पॉइंट, मॉलिक्यूलर कोलिजन्स। A molecule in a gas changes its path after collision with an other molecule. याद रखिए, अब यहाँ पे हमने लिक्विड की बात की, सेम बिहेवियर गैस के मॉलिक्यूल्स का भी है। गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, एक मॉलिक्यूल जब दूसरे से टकराता है तो टकराने के बाद वो अपना पाथ चेंज कर लेता है। कंसीडर करें एक मॉलिक्यूल जे है और दूसरा मॉलिक्यूल जे।
तो ये जैसे ही टकराएगा, टकराने के बाद इसका पाथ चेंज हो जाएगा, ये स्ट्रेट लाइन में मूव नहीं करेगा। When it keeps on colliding with other molecules, the interacting molecule follows a random or zigzag motion. इसी तरह जब वो दूसरे मॉलिक्यूल से टकराएगा, फिर दोबारा उसका पाथ चेंज, तीसरे से टकराएगा, फिर उसका पाथ चेंज, तो नतीजे के तौर पर ये जो इंटरैक्टिंग मॉलिक्यूल है ये एक रैंडम और zigzag मोशन परफॉर्म करेगा। The second point, what happens during collision? Collision के दौरान होता क्या है? याद रखिए, collision transfers or exchanges the momentum and energy between the molecules. collision के दौरान molecules अपनी energy और momentum transfer करते हैं, जिसकी वजह से motion change हो जाती है। The third point, why is the motion irregular? ये motion smooth भी तो हो सकती थी, ये irregular क्यों है? ये straight line motion क्यों नहीं है? यहाँ पे chaos क्यों है? Actually, the particle is hit from different directions at different times. Therefore, the net effect keeps changing. अभी हमने डिस्कस किया कि ये जो सस्पेंडेड पार्टिकल है, वाटर के मॉलिक्यूल्स इसको डिफरेंट डायरेक्शंस में और डिफरेंट टाइम पे आके हिट करेंगे और ये कोलिजन इक्वल भी नहीं होगी, जिसकी वजह से यहाँ पे इसकी मोशन इरेगुलर होगी। The fourth point is randomness. Brownian motion describes randomness and chaos. It represents one of the simple models of randomness. Brownian motion randomness को, बेतरतीबी को, अफरा तफरी को जाहिर करती है, यानी particles are moving without following the straight path. It represents one of the simple models of randomness. तो याद रखें, यहाँ पे कोई फिक्स पाथ नहीं है, रैंडम मोशन है। स्ट्रेट पाथ होता तो बिल्कुल पार्टिकल ऐसे जाता, लेकिन ये zigzag पाथ है। Why does a suspended particle show random motion? Because continuous molecular collisions transfer energy and momentum and continuously change its direction of motion. वही चीज़ हमने दोबारा देखी, दोबारा से कंपाइल कर लेते हैं कि मॉलिक्यूल्स जब आके इसको हिट करते हैं, अपनी एनर्जी और मोमेंटम ट्रांसफ़र करते हैं। चूँकि ये कोलिजन से एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट टाइम, इनका मैग्नीट्यूड भी डिफरेंट होता है, इसलिए ये पार्टिकल जो है वो इरेगुलर मोशन परफॉर्म करते हैं। फ़र्ज़ करें वाटर के इस मॉलिक्यूल ने यहाँ से आके इसको ज़्यादा ज़ोर से धक्का लगा दिया, इस तरफ से इसको कम ज़ोर का धक्का लगा, तो जिस तरफ से ज़्यादा ज़ोर का धक्का लगेगा ये उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। नेक्स्ट, ये पॉइंट्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, जो आपकी बुक में भी हैं, ये आपने याद करने अच्छे से। व्हाट मेक्स द ब्राउनियन मोशन मोर विगोरियस? ब्राउनियन मोशन को बहुत ज़ोरदार यानी बहुत ज़्यादा पावरफुल क्या चीज़ करती है? तो पहला पॉइंट है लाइटर पार्टिकल्स मोर विगोरियस मोशन। फॉर अ गिवन इम्पल्स, लाइटर या स्मॉलर मास पार्टिकल्स gain a large change in velocity so that they show more vigorous Brownian motion. याद रखें, जो पार्टिकल लाइटर होगा यानी जिसका मास कम होगा उसकी मोशन उतनी ही ज़्यादा होगी। लेकिन आपने इसको डिफाइन कैसे करना है कि अगर इम्पल्स की फिक्स अमाउंट आपको दी जाए फॉर अ गिवन इम्पल्स, इम्पल्स की एक फिक्स वैल्यू के लिए, जो आपके पास हल्के पार्टिकल्स होते हैं जिनका मास कम होता है, दे गेन अ लार्ज चेंज इन वेलोसिटी, उनकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आता है। ऑब्वियस सी बात है, जो चीज़ हल्की होगी अगर कोई चीज़ उसको आके पुश करेगी तो उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा, और जो चीज़ भारी होगी जिसका मास ज़्यादा होगा उसकी वेलोसिटी में कम चेंज आएगा। तो सिंपल सी बात कि पार्टिकल का मास कम, हल्का पार्टिकल मोर चेंज इन वेलोसिटी, भारी पार्टिकल लेस चेंज इन वेलोसिटी। वाई? बिकॉज सेम इम्पल्स प्लस स्मॉलर मास, so larger change in velocity and more vigorous motion. Do not relate this simply to the particle size. अब यहाँ पे वो बात कर रहे हैं, आपने डायरेक्ट नहीं कहना कि जिस पार्टिकल का मास कम उसकी वेलोसिटी में ज़्यादा चेंज आएगा। आपने ये लाइन ज़रूर बोलनी है फॉर अ गिवन इम्पल्स। अब मैं आपको रिमाइंड करा दूँ कि इम्पल्स एक्चुअली क्या होता है। फर्स्ट ईयर में आप पढ़ के आए हैं, प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड टाइम इज़ नॉन एज इम्पल्स। वो किसके इक्वल था? विच इज़ इक्वल टू रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम, आई इज़ इक्वल टू डेल पी, और डेल पी हमारे पास था m डेल v। तो यहाँ से I इज इक्वल m डेल v, होप सो आपको समझ आ रहा होगा। अगर मैं इम्पल्स की वैल्यू को कांस्टेंट मान लूँ तो दूसरी साइड पे मेरे पास प्रोडक्ट है मास और चेंज इन वेलोसिटी का। तो जिस पार्टिकल का मास कम होगा, दो क्वांटिटीज़ जो बिल्कुल इकट्ठी लिखी हुई होती हैं उनका आपस में इन्वर्स रिलेशन होता है। अगर हम इक्वल के दूसरी साइड वाली क्वांटिटी को कांस्टेंट मान लें तो जिसका मास कम उसमें वेलोसिटी का चेंज ज़्यादा आएगा फॉर अ गिवन इम्पल्स। The second point, lower viscosity, faster Brownian movement. Viscosity आप जानते हैं, the frictional effect between different layers of flowing fluid. बहते हुए फ्लूइड के लेयर्स के दरमियान जो फ्रिक्शनल इफेक्ट होता है उसे विस्कोसिटी कहते हैं। अगर आपकी विस्कोसिटी फ्लूइड की कम होगी तो ब्राउनियन मूवमेंट ज़्यादा होगी।
द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द विस्कोसिटी ऑफ द फ्लूइड, यानी विस्कोसिटी जितनी ज़्यादा, आपका फ्लूइड जितना ज़्यादा गाढ़ा होगा, थिक होगा, उसमें पार्टिकल्स की वेलोसिटी उतनी ही ज़्यादा कम होगी। और फ्लूइड जितना ज़्यादा हल्का होगा यानी थिन होगा। मिसाल के तौर पर आप शहद की बात करें तो शहद में अपनी लेयर्स को फ्लो करने में भी मुश्किल है, और शहद के अंदर अगर आप किसी पार्टिकल को, स्मॉल बॉल को भेज दें तो उसको भी आगे जाने में थोड़ा सा मसला दरपेश होगा। इसके मुकाबले में अगर मैं दूसरी साइड पे पानी ले लूँ या मिल्क ले लूँ तो चूंकि उसकी विस्कोसिटी शहद के मुकाबले में कम है तो वहाँ पे मॉलिक्यूल्स की वेलोसिटी ज़्यादा होगी। तो सिंपल एक पॉइंट याद रखें कि स्पीड ऑफ पार्टिकल का विस्कोसिटी के साथ इन्वर्स रिलेशन है। लो विस्कोसिटी थिन फ्लूइड, इसका मतलब less it offers less resistance to the flow, resistance कम तो faster movement of molecules. Higher viscosity thick fluid like honey, tar, etc. more resistance to flow and slower movement of the particles. अब थर्ड पॉइंट विस्कोसिटी को डिफाइन कर लेते हैं। Viscosity actually describes the magnitude of the internal friction in a fluid. It represents the resistance to the flow of fluid. अभी मैंने आपको समझाया कि अगर मैं पानी ले लूँ, पानी की विस्कोसिटी कम है, मॉलिक्यूल्स को फ्लो करने के लिए लेस रेजिस्टेंस का सामना है, जिसकी वजह से वो फ्रीली आसानी से इधर उधर और तेज स्पीड से मूव कर सकते हैं। इसी तरह अगर मैं एक ऐसा फ्लूइड ले लूँ जिसकी विस्कोसिटी ज़्यादा है तो उसको ग्रेटर रेजिस्टेंस का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से पार्टिकल्स की वेलोसिटी कम होगी। द फोर्थ पॉइंट इज ब्राउनियन मोशन विच इज़ द कॉन्स्टेंट मोशन। Brownian motion causes the particles of a fluid to be in constant motion, यानी इस Brownian motion की वजह से वाटर के मॉलिक्यूल्स की कंटिन्यूसली हिट करने की वजह से आपका जो पार्टिकल है वो हर वक्त हरकत में रहता है। मॉलिक्यूल रिमेन इन मोशन, कोलिजन्स कंटिन्यू, पार्टिकल मोशन कंटिन्यूस। तो अब दोबारा से देख लें आप, लाइटर मैस होगा, फास्ट रिवीजन आप देख लें, पार्टिकल का मैस कम, उसकी मोशन मोर विगोरियस, जितना ज़्यादा लाइटर पार्टिकल उतना ही ज़्यादा वो तेज़ी से मूव करेगा। द सेकंड पॉइंट विस्कोसिटी कम तो फास्टर मूवमेंट, इन दोनों का भी इन्वर्स रिलेशन है। थर्ड पॉइंट विस्कोसिटी होती क्या, इंटरनल फ्रिक्शन टू द फ्लो ऑफ फ्लूइड, एंड द फोर्थ पॉइंट ब्राउनियन मोशन की वजह से हमेशा कंटिन्यूस रैंडम मोशन होती रहती है। ओके, लास्ट पे फिर वो दोबारा आपसे कह रहे हैं कि बिल्कुल आपने ऐसा नहीं कहना कि स्मॉलर पार्टिकल्स हमेशा ज़्यादा ब्राउनियन मोशन शो करते हैं, बल्कि आपने कहना है फॉर अ गिवन इम्पल्स लाइटर पार्टिकल्स गेन अ लार्जर चेंज इन वेलोसिटी। तो ये 4 पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से। अब लास्ट पे हम इसकी स्टोरी सुन लेते हैं और थोड़ी सी डेली लाइफ एप्लीकेशंस भी देख लेते हैं। फ्रॉम ऑब्जर्वेशन टू प्रूव अ माइक्रोस्कोपिक मिस्ट्री एक्सप्लेन्ड बाय द मॉलिक्यूलर मोशन। एक्चुअली जब 1827 में रॉबर्ट ब्राउन ने ऑब्जर्व की टाइनी पार्टिकल्स की रैंडम मोशन जो कि पानी के अंदर मौजूद थे, तो उनको उसकी रीज़न समझ नहीं आई कि आखिर ये पार्टिकल्स खुद ब खुद कैसे मूव कर रहे हैं। फिर ऑलमोस्ट 80 ईयर्स के बाद 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन है, he explained the polar movement in a liquid as being assisted by molecules. रॉबर्ट ब्राउन के ज़माने में मॉलिक्यूल्स का, एटम्स का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, जिसकी वजह से इसको एक्सप्लेन करना, इस मोशन को बहुत ज़्यादा मुश्किल लग रहा था। लेकिन 1905 में अल्बर्ट आइंस्टाइन ने कहा कि पानी के अंदर मौजूद चीज़ पोलन के पार्टिकल्स या किसी भी चीज़ के छोटे छोटे पार्टिकल्स इधर उधर मूव खुद ब खुद नहीं करते हैं, बल्कि ये एक्चुअली पानी के मॉलिक्यूल्स ही हैं, इनविजिबल पार्टिकल्स जो हमें नज़र नहीं आते, और ये पानी के मॉलिक्यूल्स आके उन सस्पेंडेड पार्टिकल्स को धक्का लगाते हैं, कोलाइड करते हैं, जिसकी वजह से वो पार्टिकल जिगजैग या ब्राउनियन मोशन परफॉर्म करता है। तो यहाँ से प्रूफ हुआ कि वाटर के मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं, यानी मॉलिक्यूल्स की एग्जिस्टेंस प्रूफ हुई और उसी की वजह से हमें पता चला ब्राउनियन मोशन की कॉज क्या है। तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। यहाँ से प्रूव हुआ कि वाटर में भी मॉलिक्यूल्स एग्जिस्ट करते हैं। उस वक्त के लोगों का ख्याल था कि पानी और जो गैस है या एयर है वो कंटिन्यूस होती है, स्मूथ होती है, लेकिन आइंस्टाइन ने प्रूव कर दिखाया कि वो कंटिन्यूस नहीं बल्कि छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स से मिलकर बनी हुई होती है। 1908 में आइंस्टाइन ने इसकी मैथमेटिक्स भी दे दी। 1908 में जीन पेरिन एक साइंटिस्ट थे, एक्सपेरिमेंटली वेरीफाइड द आइंस्टाइन एक्सप्लेनेशन। उन्होंने आइंस्टाइन के एक्सप्लेनेशन को एक्सपेरिमेंट करके प्रूव कर दिया। ना सिर्फ ये बताया कि एक एवोगैड्रो नंबर में 6.023 एक्सपोनेंट 23 पार्टिकल्स होते हैं, यानी उन्होंने वाटर के इनविजिबल हिट करने वाले मॉलिक्यूल्स की तादाद को भी बताया। 1926 में जैन पेरिन को इस कंट्रीब्यूशन की वजह से फिजिक्स में नोबेल प्राइज़ दिया गया। तो होप सो आपको ये टॉपिक कंप्लीट अच्छे से समझ आ गया होगा। टॉपिक का आइडिया लास्ट पे हम दोबारा रिवाइज करते हैं। सबसे पहले वाटर के मॉलिक्यूल्स की मॉलिक्यूलर मोशन, ये मॉलिक्यूल्स कंटिन्यूस रैंडम मोशन में होते हैं। अच्छा,
फिर क्या करते हैं, these molecules collide with the suspended particle from all directions। कोई भी पार्टिकल आप पानी के अंदर मिक्स कर दें तो वो उस पार्टिकल को कंटिन्यूसली सारी डायरेक्शन से आके क्या करते हैं, कोलाइड करते हैं। कोलिजन के दौरान वो अपनी मोमेंटम और अपना एनर्जी एक्सचेंज करते हैं उस पार्टिकल के साथ, जिसकी वजह से वो पार्टिकल भी इरेगुलर और जिगजैग मोशन परफॉर्म करने लगता है। इसी को कहते हैं ब्राउनियन मोशन, यानी इट इज़ द विजिबल एविडेंस ऑफ इनविजिबल मॉलिक्यूलर मोशन। वाटर के मॉलिक्यूल्स खुद नज़र तो नहीं आ रहे लेकिन अपने होने का सबूत दे रहे हैं। इसकी डेली लाइफ एग्जांपल्स देख लें। इंक ड्रॉप इन वाटर, आप पानी का एक बीकर लें, उसमें इंक का एक ड्रॉप ऐड कर दें तो क्या वो इंक का ड्रॉप वहीं पे खड़ा रहता है? बिल्कुल भी नहीं, बल्कि आप देखेंगे कि धीरे धीरे वो इंक पूरे बीकर में इधर उधर फैलने लग जाएगी। तो ये भी किसकी एग्जांपल है, ब्राउनियन मोशन की, क्योंकि पानी के मॉलिक्यूल आके उस इंक के मॉलिक्यूल से टकरा रहे हैं और उसको सेपरेट करवा रहे हैं। इंक पार्टिकल सेपरेट थ्रू वाटर ड्यू टू कंटिन्यूअस मॉलिक्यूलर मोशन एंड रैंडम कोलिजन्स। और दूसरी एग्जांपल तो भी हम डिटेल में पढ़ के आ चुके हैं, डस्ट या टाइनी सस्पेंडेड पार्टिकल्स। डस्ट पार्टिकल्स ले लें, पोलन पार्टिकल्स या कोई भी छोटे छोटे पार्टिकल्स लेकर उनको पानी में मिक्स करें तो वो कैसी मोशन परफॉर्म करेंगे, ब्राउनियन मोशन। कुछ एमसीक्यूज देख लेते हैं। ब्राउनियन मोशन इज एक्चुअली रैंडम एंड इरेगुलर मोशन। दूसरा एमसीक्यूज, फॉर अ गिवन इम्पल्स विच पार्टिकल्स शो मोर विगोरियस मोशन। अभी हम देख कर आए कि मैस और चेंज इन वेलोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है, तो जिस पार्टिकल का मैस कम होगा, लाइटर पार्टिकल होगा, उसकी ब्राउनियन मोशन बहुत ज़्यादा होगी, लार्जर चेंज इन वेलोसिटी आएगा। ब्राउनियन पार्टिकल स्पीड इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू विस्कोसिटी। दूसरा पॉइंट हमने देखा था कि स्पीड और विस्कोसिटी का इन्वर्स रिलेशन है। और इस फिनोमेना को हु एक्सप्लेन द पोलर मूवमेंट चूजिंग मॉलिक्यूलर मोशन, इस फिनोमेना को एक्चुअली एक्सप्लेन किसने किया, अल्बर्ट आइंस्टाइन ने। तो याद रखिए, आइडिया दिया रॉबर्ट ब्राउन ने, एक्सप्लेन किया अल्बर्ट आइंस्टाइन ने और उसको प्रूव किया जेन पेरिन ने, और नोबेल प्राइज भी मिला जेन पेरिन को। कौन से ईयर में, 1926 में। ये ईयर्स आपको आने चाहिए, एमसीक्यूज के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। सो ब्राउनियन मोशन टर्न्स इनविजिबल मॉलिक्यूलर मोशन इनटू विजिबल रैंडम मूवमेंट। होप सो आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।